बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज नवंबर की 29 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त बुध की शाम है। आज अभी तक की इम्पोर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले लाडला प्लस प्लस, जी हाँ, कायदे करप्शन नवाज शरीफ को आज नैब ने और पाकिस्तान की तमाम एजेंसीज ने हाथ खड़े करके खुद बरी करवा लिया। जी हाँ, इस खबर को आपके सामने तफसीली तौर पर रखेंगे। दूसरी खबर, बैरिस्टर गौहर निगरान चेयरमैन के तौर पर, निगरान पीटीआई चेयरमैन के तौर पर नामजद किया गया है। क्यों उन्हें नामजद किया गया है, इसके पीछे वजह क्या है, और जो सारा चेयरमैन के ऊपर बातचीत हो रही है उस पर अपना आपके सामने तफसीली मौक़िफ़ रखेंगे। पहली खबर की तरफ आते हैं और पहली खबर यह है कि आज लाडला प्लस प्लस जो है, कायदे करप्शन, जिनका करप्शन के अंदर बेताज बादशाह हैं पाकिस्तान के अंदर, नवाज शरीफ साहब, उनको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी किया है। जी हाँ, 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एवनफील्ड रेफरेंस के अंदर नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। और इसका बैकग्राउंड आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट डिसीजन है आज का। बैकग्राउंड इसका ये है, ये सबसे पहले तो आपको ये याद करवाना है कि ये जो करप्शन का केस था, क्या मैंने बनाया था, आपने बनाया था, क्या ये इमरान खान ने बनाया था, क्या ये पाकिस्तान की आवाम ने बनाया था? नहीं जनाब, ये ऐसा नहीं था। नैब जो इस टाइम जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट साहब के नीचे है, उस नैब ने ये केस बनाया था। एफआईए ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की थी। पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज आईएसआई और उसके साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस एमआई जो है, उनके नुमाइंदों ने इसकी तफ्तीश की थी। बैरून मुल्क इसके ऊपर करोड़ों रुपए पाकिस्तानी खर्च हुए थे और उसके ऊपर इतने सारे सबूत इकट्ठे किए थे नैब ने, एफआईए ने, आईएसआई ने, एमआई ने और उनकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये रेफरेंस बनाकर सब कुछ इकट्ठा करके एक वॉल्यूम बनाया था, जिसे वॉल्यूम 10 कहते हैं, जो आज तक खुफिया है। उस वॉल्यूम 10 के अंदर हमें ये बताया गया था कि 1993 से लेके अभी तक ये अपार्टमेंट्स जो हैं वो नवाज शरीफ के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। पिछले 4 साल भी, 3 साल 4 साल जो नवाज शरीफ बाहर रहे हैं वो भी एवन फील्ड के अंदर ही रहते रहे, तमाम मीटिंग्स भी वहीं होती रहीं। और फिर नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज का इंटरव्यू याद कीजिए, जिसमें उन्होंने खुद माना कि इनकी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के मालिक हम हैं। फिर लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। फिर कतरी खत और जाली ट्रस्ट डीड, कैलबरी, तमाम जराइम इन्हीं मुकदमात के अंदर हुए, अगर आप याद कीजिए। और कोई और नहीं, ये हमें पाकिस्तान की नैब, एफआईए, आईएसआई और एमआई, उन्होंने इकट्ठे करके पाकिस्तान को वॉल्यूम 10 का तोहफा दिया और बताया कि नवाज शरीफ कितना ज़्यादा करप्ट है। ये तो था इसका बैकग्राउंड। इस रेफरेंस के साथ, इन तमाम महकमों की इन्वॉल्वमेंट के साथ ये केस बना। आज जब ये अदालत में हाजिर हुआ केस, तो वहाँ पर बड़े इंटरेस्टिंग मामलात हुए। नवाज शरीफ के वकील इससे पहले के बोलते, जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट साहब की नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जनाब, हमने तो पहले भी मरियम साहबा को जो बरी किया गया था इन्हीं केसों के अंदर, और कैप्टन सफदर को किया गया था, हमने तो उनके खिलाफ भी अपील नहीं की, जान की अमान पाएँ, तो हम नवाज शरीफ को तो आप गुनाहगार कह ही नहीं सकते, तो ये बेगुनाह हैं, इन्हें बेगुनाह कर दिया जाए। तो उन्होंने असल में कहा कि हमने उनके खिलाफ अपील फाइल नहीं की। तो जस्टिस मियां गुल औरंगजेब ने हैरान होकर पूछा, तो क्या आप चाहते हैं बरी कर दिए जाएं? तो नैब ने वो निकी जही हाँ की कि हाँ जी, बरी कर दिए जाएं, हमारे अब ये मुजरिम नहीं है, इनको बरी कर दिया जाए, हम अपनी अपील वापस लेते हैं। जज साहब ने एक दफ़ा फिर पूछा कि क्या आप अपनी अपील वापस लेते हैं नैब से? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम अपनी अपील वापस लेते हैं, क्योंकि जज साहब उस टाइम परेशान होंगे कि ये आम अपील तो है नहीं। ये आपको जैसे मैंने कहा कि जनरल रिटायर्ड भट्ट की नैब, एफआईए, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की एमआई, या तो ये सब झूठ बोल रहे थे, या तो इन सब ने मुल्क के साथ उस टाइम गद्दारी की कि पाकिस्तान के एक साबिका वजीर आजम के खिलाफ जाली झूठे सबूत पेश किए, और अगर वो सबूत अच्छे थे तो आज ये तमाम महकमे दोबारा पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जब एक करप्ट आदमी को एनआरओ दे रहे हैं और
और आज जनरल बाजवा ने जो डील की थी उस डील के ऊपर हतमी सील लगी है, हतमी मोहर लगी है और तमाम एजेंसीज और तमाम रियासत ने हाथ बांधकर लाडला प्लस प्लस कायदे करप्शन, बेताज बादशाह करप्शन का नवाज शरीफ उसको आज अदालत से हाथ बांधकर रिहा करवाया है। इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग बात हुई कि अदालत में जब, वैसे तो नवाज शरीफ के जो वकील हैं उन्होंने कोई खास लंबी चौड़ी जिरा नहीं की, नवाज शरीफ ने वकील तो आज़म नज़ीर तारड़ को किया हुआ था, लेकिन असल में नवाज शरीफ ने आज वकील नैब को किया हुआ था। तो नवाज शरीफ की तरफ से आज नैब मुकदमा लड़ रही थी। नैब कह रही थी कि हमें ये मतलूब नहीं है, हम इन्हें बरी करना चाहते हैं, हम इस केस को नहीं चलाना चाहते, हमने अपील नहीं की, इन्हें बरी कर दीजिए। तो नैब ने अपना केस वापस लिया, नवाज शरीफ के वकील को कोई जिरा खास करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जब नवाज शरीफ के वकील ने थोड़ी बहुत जिरा की तो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने मुड़कर नैब के प्रोसिक्यूटर की तरफ देखा तो वो शायद नाक में उंगलियां मार रहे थे उस टाइम अदालत के अंदर, माजरत के साथ। और रिपोर्टर बताता है मुझे कि नाक के अंदर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने उनको नोज़ पिकिंग से रोकने के लिए उनसे ये कहा कि क्या आप नवाज शरीफ साहब के जो वकील हैं उनके जो जो कमेंट्स वो कर रहे हैं, क्या आप उनको नोट कर रहे हैं, आपने उसका जवाब देना है। तो उन्होंने नाक से उंगली निकाली और फ़ौरन कहा कि जी जी मैं नोट कर रहा हूँ। तो उन्होंने आगे से बड़े तौज्जुब से कहा कि आपके हाथ में तो कलम ही नहीं है, तो आप नोट क्या कर रहे हैं। तो पूरी अदालत में कहके लगना शुरू हो गए, वो शायद नाक के अंदर नोट कर रहे होंगे, मैं यही कह सकता हूँ जो वो कर रहे थे। तो आज तमस्खर उड़ा ना सिर्फ पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम का, अदालत का, बल्कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, पाकिस्तान की रियासत का, पाकिस्तान के अकाउंटेबिलिटी के अदारों का। और कायदे करप्शन नवाज शरीफ जो हैं वो आज बरी हुए। और इससे क्या पैगाम मिला? इससे पैगाम हमारी तरह के लोगों को मिला जो हुकूमत में गए और अपने पल्ले से अपना नुकसान करके आवाम की खिदमत करने की कोशिश की। तो हमें तो आपने यही पैगाम दिया कि पाकिस्तान में बहुत ही बड़ा बेहुदा आदमी है जो करप्शन नहीं करता, दबा कर करप्शन करनी चाहिए अगर पाकिस्तान की हुकूमत में आए। यही पैगाम आप लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नवाज शरीफ को पूरी रियासत ने विंडिकेट किया है और जनरल बाजवा ने जो डील की थी उसके अंदर बाजमात तरीके से हमारे रियासती अदारों ने भी इस करप्शन को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सपोर्ट कर दी है। तो आप खुद ही देखिए कि इसका मतलब है करप्शन के केसेस भी हम बवजह ज़रूरी बनाते हैं। जब फार्मूला नंबर 3 किसी पे लगाना होता है, इनकम्पिटेंट, करप्ट और कावर्ड, और इन तीनों की वजह से उस बंदे को कंप्रोमाइज़ डिक्लेयर करके साइड पे करना होता है। तो फार्मूला 3 जब लगाना होता है तो ये सब झूठे केसेस बनाए जाते हैं, जब फार्मूला नंबर 3 हटाना होता है तो ये तमाम केसेस वापस ले लिए जाते हैं। तो इस मुल्क के अंदर ना कोई हिब्बुल वतनी है, ना कोई ईमानदारी है, ना कोई मेरिट है, ना कोई इदारा बचा है जो ईमानदारी के साथ खड़ा होता है। तो नवाज शरीफ दुरुस्त पूछ रहा था, मैंने पिछले एक वीलाग में कहा था कि नवाज शरीफ पूछ रहा है मुझे क्यों निकाला। मैं आपको बूट पॉलिशिया चाहिए होता है, मैं वो था। आपको डिक्टेटर के गमले में पैदा हुआ सियासतदान चाहिए होता है, मैं वो था। आपको ऐसा लीडर चाहिए जो फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट ना बनाए, जो आप कहें वो करे, मैं वो था। आपको करप्ट लोगों से ख़ास मोहब्बत है, शगफ़ है, क्योंकि साथ मिलके आपने भी कोई ना कोई हिस्सा लेना होता है पूरे सिस्टम ने, तो मैं वो भी था। तो मुझे फिर क्यों निकाला आपने? तो जायज़ सवाल है, मैं नवाज शरीफ के साथ हूँ इस सवाल पे कि अगर आपने यही गंद मारना था जो आज मारा है, अगर आपने यही चज मारना था जो आपने आज किया है, तो क्यों निकाला था नवाज शरीफ को आपने उस टाइम? वो दुरुस्त कह रहे थे, दुरुस्त सवाल कर रहे थे वो पाकिस्तान के पूरे सिस्टम से। बहरहाल आज ये सब कुछ हुआ। दूसरी खबर, आज पीटीआई के कायम मकाम या आप निगरान चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को नामजद किया गया है। जिस तरीके से ये नामजदगी हुई और जिस तरीके से मीडिया में फंबल्स हुए और जिस तरीके से बैक एंड फोर्थ न्यूज़ दी गई, उनको कंट्राडिक्ट किया गया, दी गई, फिर कंट्राडिक्ट किया गया, फिर दी गई, तो इससे एक तो जो सारा ये प्रोसेस था इसके अंदर बेहतर होता कि अगर इंतज़ामी तौर पर इसको बेहतर मैनेज किया जाता। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये भी आपको समझना और सोचना पड़ेगा कि इमरान खान साहब के साथ किसी को मीटिंग करने की इजाज़त नहीं दी जाती। सिर्फ वकला मीटिंग करते हैं, पार्टी के काबरीन दूसरे मुलाकात नहीं कर सकते। तमाम लोगों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी तंग की हुई है, इसलिए लोग अपने घरों में, तो जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है
वो उतना आसान नहीं है, ग्राउंड के ऊपर उतनी आसानी नहीं है कि फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन उतना आसानी से रखा जा सके। इमरान खान के साथ पार्टी के काबरीन जो है वो राब्ते में जा सकें और क्लियर वहाँ से जो है वो डायरेक्शन लेके मैसेजिंग कर सकें। तो समझ आती है वो जो फंबल आप देख रहे थे उसके ऊपर ज़्यादा क्रिटिसिज्म करना भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि तमाम दोस्त ही अपने अपने ताईं बेहतर तरीके से वो कोशिश कर रहे थे आप तक वो बात पहुंचाने की, जो फैसले हो रहे हैं या डिस्कशंस हो रही हैं। तो इसलिए उसके ऊपर इतना रंजीदा होने की ज़रूरत नहीं है। जब इतनी सख्तियां हों, मुलाकात करने तक की इजाज़त ना हो, तो फिर इस तरह के फंबल्स होना नेचुरल बात है। अब आते हैं बैरिस्टर गौहर की तरफ। तो उनको पहले तो मैं इसकी एक साइड ये बता दूं कि इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया गया कि आप अपनी फैमिली में से चेयरमैन नामजद करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि मौरूसी सियासत की बहुत स्पेस है और मौरूसी सियासत को पसंद भी किया जाता है। पीटीआई के अंदर भी कुछ लोगों का ये ख्याल था कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि मौरूसी सियासत जो है उसको बहुत लाइक किया जाता है, उसको बहुत पसंद किया जाता है, तो इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी फैमिली में से किसी को नॉमिनेट कर दें। हालांकि इमरान खान की जो अपनी फैमिली थी उसमें से कोई भी नहीं चाहता था कि उनको एज अ चेयरमैन नॉमिनेट किया जाए या कोई ओहदा दिया जाए। तो मैं वाजे कर दूं कि इमरान खान की फैमिली में से कोई भी इस चीज़ का ख्वाहिशमंद नहीं था। हालांकि फैसल वाडा और दूसरे लोगों के थ्रू इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। इमरान खान साहब की बहन, इमरान खान साहब की बीवी, उनके बारे में, जो कि बिल्कुल झूठ था, उनका कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। तो जो मशवरे दिए गए इमरान खान को ये, तो इमरान खान ने उन मशवरों को लेने की बजाय उसके जवाब में वाज़े मौक़िफ़ दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मौरूसी पार्टी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिडिल क्लास की, आम आदमी की पार्टी है। इसलिए उन्होंने बजाय मरूसी पार्टी से बनाने की एक आम वर्कर बैरिस्टर गौहर को निगरान चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया। अब जबकि वो निगरान चेयरमैन के लिए नॉमिनेट हो गए तो इस हर फैसले का मुस्बत और मनफी पहलू होता है, क्योंकि ये चेयरमैन का फैसला है। अगर ये चेयरमैन का फैसला है तो हमें पूरी तरह से कबूल है। तो ये बड़ी वाजे इसके अंदर एक तो मैं ये बयान दे दूं अपनी तरफ से भी कि मेरा तज्जिया इसमें मुख्तलिफ है, इस सारे मामले में, वो मैं आपके सामने अभी रखता हूं। लेकिन सबसे पहली बात ये क्लियर कर दूं कि ये मेरा तज्जिया इससे मुख्तलिफ हो या इसके साथ हो, जब ये चेयरमैन का फैसला है तो हम इसे मनो अन के साथ तस्लीम भी करेंगे और जिसको वो निगरान चेयरमैन बनाएंगे उसको पूरी तरीके से सपोर्ट भी करेंगे। तो इस बात को बड़ा वाजे कर दिया कि जो भी फैसला चेयरमैन का होगा उसको कबूल किया जाएगा। लेकिन राय देने के लिए मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि इस फैसले के मुस्बत पहलू हैं। मुस्बत क्या हैं कि इस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट, इस टाइम का पूरा निज़ाम इमरान खान के केसेस, उनके ऊपर हुई सज़ा को रीज़न बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करने की अगर कोई साजिश कर रहा था और बल्ले के निशान को बैलेट पेपर से हटाने की साजिश कर रहा था, तो इस मूव से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्मार्टली उस हमले को बचा लिया, उस हमले से अपने आप को। और अब निगरान चेयरमैन की मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाअहल नहीं किया जा सकेगा। बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने, क्योंकि इमरान खान को अलग कर लिया है और उनके केसेस और उनकी जो कहा जा रहा है, कुछ वकला कह रहे हैं कि उनकी जो नाअहली है उसकी वजह से अब इमरान खान साहब को क्योंकि अलग कर लिया गया है तो बल्ले का निशान भी होगा और कोई इलेक्शन कमीशन कदगन भी नहीं लगा सकेगी और उम्मीदवार इलेक्शन में जाएंगे। और क्योंकि वोट तो इमरान खान का, और इमरान खान के कहने के ऊपर जब लोग, जो भी निशान होगा, जो भी चेयरमैन होगा, उसको जब लोग वोट डालेंगे और आपने जब टर्न आउट 50% से ऊपर ले गया इलेक्शन का, तो धांधली तो हो नहीं सकनी। तो आपके वोट की वजह से धांधली भी नहीं होगी और उसके बाद जब एक दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत पोजीशन में आ जाएगी, दिन अच्छे आ जाएंगे, तो इमरान खान को वापस चेयरमैन के तौर पर ले आया जाएगा। तो इसका मुस्बत पहलू है जिसके ऊपर आपको डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए और इसी पहलू को, मैं ये दोबारा कह रहा हूं, इसी पहलू को लेके चलना चाहिए। जो मैं दूसरा पहलू अपना तजिया देने लगा हूं, जो एक इसका मनफी पहलू हो सकता है, जैसे मैंने कहा हर फैसले के होते हैं, इस टाइम मेरी गुजारिश है कि आप मनफी पहलू को लेकर ना चलें, आप मुस्बत पहलू को ही लेके चलें, उसी में ज़्यादा रोशनी है, उसी में वजह है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड, मैं आपके सामने अपना आर्गूमेंट रखना चाहता हूं, जिसके अंदर इस टाइम शायद मैं भी आपको ये कह रहा हूं कि आप मेरे आर्गूमेंट के साथ ना चलें, आप उसी आर्गूमेंट के साथ चलें जो मुस्बत आर्गूमेंट है इसका। और जो फैसला चेयरमैन ने किया वो हम सब ने कबूल करना, लेकिन अपनी राय को वॉइस करने के लिए, अपने ओपिनियन को सामने रखने के लिए जो इसका मनफी पहलू है वो मैं आपके सामने रखता हूं। और इसका मनफी पहलू ये है कि मेरे ख्याल में ये इन्होंने तय कर लिया है और साजिशी
सारी की सारी इमरान खान को हटाना थी। पहले जासूस छोड़े गए जैसे मैंने कहा, फिर 9 मई किया गया और अब इलेक्शन कमीशन के थ्रू ये सारा काम करवाया गया। तो पहले इमरान खान को साइड पे करना था और फिर बाकी दूसरी चीज़ें इन्होंने मैनेज करनी थी। तो अब अगर निगरान चेयरमैन आ जाएंगे तो वो पहला मकसद पूरा होगा, तो उससे इनको दूसरे मकसद पूरे करने आसान होंगे। तो जो मेरी ज़ाती राय थी वो ये थी कि बल्ले का निशान ये लेते हैं तो लेने दें, ये जो करते हैं करने दें, क्योंकि इलेक्शन में इन्हें खुद पीटीआई चाहिए, बल्ले का निशान चाहिए। ये गीदड़ बपकियां लगाएंगे कि हम ये छीन लेंगे, हम वो कर लेंगे, ये कर नहीं सकते, क्योंकि पीटीआई के बगैर इलेक्शन करवाएंगे तो कोई मानेगा नहीं, उस इलेक्शन की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए मेरी ज़ाती राय तो ये थी कि इसके ऊपर जो है वो स्टैंड लिया जाए, इमरान खान को ही चेयरमैन रखा जाए, क्योंकि अगर इमरान खान एक स्टेप साइड पर होते हैं, पीछे होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो ये कोर सारी की सारी साजिश ही ये थी कि इमरान खान को हटाना है और उसके बाद फिर अगली गेमें डाली जाएंगी। तो मेरे ख्याल में जिन वजूहात को अवॉइड करने के लिए फैसला किया गया है, शायद वो वजूहात अभी भी अवॉइड ना हो और ये अभी भी अपनी जो तखरीबी कार्रवाइयाँ हैं, पूरा सिस्टम, इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन वो करता रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के अंदर जो है वो नुकसान पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करे। लेकिन ये मेरा तज्जिया है, मैं आपसे गुजारिश यही करूँगा कि मुस्बत तज्जिए के साथ रहें और मैं दुआ भी अल्लाह से यही करूँगा कि मेरा तज्जिया गलत साबित हो। लेकिन बहरहाल फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मैंने आपके सामने दोनों बातें रखी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।